नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। पिछली बार हमने अमरनाथ यात्रा को दिखाया था, जो कि अमिताभ दास सर के जो अनसुनी उनकी जो कहानी है हम लोग लेकर आए हैं एक सीरीज़। तो इस बार पार्ट 2 देखेंगे, जब इन्होंने चुनाव कराया था और इनकी ड्यूटी पड़ी थी 1996 में श्रीनगर में। बहुत बहुत स्वागत है पहले सर। जी थैंक यू, आपका धन्यवाद। सर, श्रीनगर में 96 के वक्त आपका पड़ा था, उसकी पूरी कहानी क्या है? जी वही बताता हूँ। देखिए, मैं पहले दर्शकों को बता दूं कि मैं 94 बैच का आईपीएस हूँ और 96 में मैं ट्रेनिंग के दौरान कश्मीर घाटी भेजा गया था और बैच के बहुत सारे लड़कों को भेजा गया था और हमें वहाँ बीएसएफ के साथ ड्यूटी करनी थी। बीएसएफ का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये एक अर्धसैनिक बल है, एक पैरामिलिट्री फोर्स है और बीएसएफ की तैनाती पूरी कश्मीर घाटी में है। और पिछले जो एपिसोड था जो मिशन कश्मीर का, उसमें मैंने आपको बताया था कि अमरनाथ यात्रा में मैंने बीएसएफ के साथ ड्यूटी की थी और कैसे तूफ़ान आ गया था और बहुत मुश्किल से जान बचाकर मैं निकला था। आज मैं दर्शकों को बताऊंगा कि श्रीनगर में मैंने कैसे चुनाव ड्यूटी की थी। ये देखिए, दर्शकों को पता होगा कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और ये एक बहुत ऐतिहासिक शहर है। माना जाता है कि जो सम्राट अशोक थे, सम्राट अशोक ने श्रीनगर को बसाया था और बहुत खूबसूरत शहर है। उस शहर की खूबसूरती का कहना ही क्या। और जब हम लोग वहाँ गए तो पहले जम्मू पहुँचे थे। जम्मू से श्रीनगर हम लोग एक मतलब सुरंग के माध्यम से गए। जम्मू पंजाब से सटा हुआ मैदानी इलाका है और श्रीनगर कश्मीर घाटी में है और कश्मीर घाटी और जम्मू को एक सुरंग जोड़ती है जिसको बनिहाल टनल कहते हैं। उसका नाम नेहरू जी के नाम पर जवाहर टनल भी पड़ गया है। उसी से हम लोग गए थे और आतंकवाद का उसमें इतना खतरा था कि वहाँ एक दो गाड़ी नहीं चलती है, वहाँ कई गाड़ियों का एक कॉन्वॉय बना के चलता है, काफिला बना के चलता है, जिससे कि किसी एक गाड़ी पर हमला हो तो बाकी गाड़ी के लोग उसकी मदद में आ सके। दर्शकों को याद होगा कैसे पुलवामा में 2019 में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था और सीआरपीएफ के बहुत लोगों को मार डाला गया था। तो ये खतरा हमेशा वहाँ रहता है। तो हम लोग सुबह में निकले थे जम्मू से। मुझे आज भी याद है, उस दिन 15 अगस्त 1996 था और बस स्वाधीनता दिवस था। हम लोग जम्मू से जब निकल रहे थे तो लाल किला पर देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री उस समय थे, झंडा फहरा रहे थे, उनका भाषण हो रहा था और हम लोग सुबह सुबह जम्मू से निकले और शाम होते होते हम लोग जब बत्तियां जल गई थी तो हम लोग पहुँचे श्रीनगर। अब श्रीनगर में हम लोग को पहले ग्रैंड होटल में ठहराया गया था। एक बड़ा सा पुराना होटल था और चूँकि देखिए हर जगह वहाँ लगता था कि हम लोग किसी मतलब रणभूमि में आए हुए हैं जहाँ काफ़ी आतंकी खतरा है। अब जो ग्रैंड होटल था तो उसकी खिड़कियों पर सैंड बैग्स रखे गए थे। सैंड बैग्स का मतलब होता है मिट्टी के भरे हुए बड़े बड़े बोरे, उसको सैंड बैग्स कहते हैं। वो इसलिए रखे जाते हैं कि यदि आतंकवादी गोली चलाए तो वो गोलियाँ उन बोरों में जाके धंस जाए मिट्टी में, है ना। एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए उसको सैंड बैग्स कहते हैं। तो वो आर पार नहीं जाती है वो गोलियां, जैसे मिट्टी में धंस जाएगी ना। मान लीजिए किसी बड़े से बोरे में आपने मिट्टी भर के रख दी और गोली चली तो वो गोली आके मिट्टी में धंस जाएगी, वो आर पार नहीं निकल पाएगी। तो वही सैंड बैग्स कहते हैं। तो नीचे से ऊपर तक वो खिड़की पर सैंड बैग्स लगे रहते, होटल के सभी कमरों में लगे हुए थे। तो हम लोग को वहाँ जाके ही लगने लगा कि हम लोग उस खतरनाक एरिया में आए हैं। और जब हम लोग वहीं पर थे तो श्रीनगर का सबसे मशहूर जो चौराहा है उसको लाल चौक कहते हैं। जैसे पटना में डाक बंगला चौक है ना, वैसे ही लाल चौक है। और लाल चौक में एक बम धमाका बड़ा सा हुआ और उसका तुरंत हम लोग को कहा गया कि जल्दी से आप तो रेडी होइए, वर्दी पहनिए, हथियार लीजिए, हम लोग को वहाँ लाल चौक पर जाना है बम धमाका का जायज़ा लेने के लिए। तो फिर हम लोग मतलब कश्मीर में शुरुआत ही जो हम लोग की हुई एकदम लाल चौक पर बम धमाके से, जैसे हम लोग का लगा कि स्वागत हुआ हो। उसके बाद देखिए, अब जैसे जैसे बात याद आ रही है वैसे वैसे मैं बता रहा हूँ दर्शकों को। वहाँ मैंने बहुत भरपेट भेड़ का मीट खाया, है ना। मैं तो मिथिला का रहने वाला हूँ, खाने पीने का शौकीन हूँ और नॉनवेज तो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो कश्मीर में जैसे कि बिहार में आपको खस्सी का मीट ज़्यादा चलता है, गोट मीट खस्सी का, लेकिन कश्मीर में पहाड़ों में भेड़ का मीट ज़्यादा चलता है, लैम्ब मीट। और भेड़ को वहाँ के लोग भेड़ू कहते हैं। तो भेड़ का मीट भी गोट मीट के समान ही होता है। एक फ़र्क ये होता है कि उसमें चर्बी ज़्यादा होती है। तो मेरे बहुत सारे बैचमेट्स थे, उनको उतना नहीं पसंद आता था तो उनका हिस्सा भी मैं ही खा जाता था। वो लोग कहते थे क्या दास खाओगे, मैं नहीं खा रहा हूँ भेड़ का मीट। तो मैं कहता था कि मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो 4-5 कटोरे इकट्ठे हो जाते थे मेरे बैचमेट्स के भी टेबल पर और सब मैं ही खाता था। तो वो सब कश्मीर में अच्छा लगा मुझे। उसके बाद देखिए वहाँ पर
ग्रैंड होटल में हम लोग 2-3 दिन रहे, उसके बाद हमें अलग-अलग इलाकों में भेज दिया गया, जो प्रोबेशनर्स थे, हम लोग ट्रेनिंग में जो थे। और हमारे ज़िम्मे में वहाँ 3 मोहल्ले दिए गए श्रीनगर के। एक मोहल्ला था जोगी लंकर, एक रैनावाड़ी और एक कलवल, है ना? ये 3 मोहल्ले थे। अब ये जो मोहल्ले थे ये कश्मीरी पंडितों के मोहल्ले थे, है ना? और जब आतंकवाद वहाँ शुरू हुआ था कश्मीर में 1989 के आसपास, तो उसके बाद कश्मीरी पंडितों पर बहुत हमले होने लगे थे। तो वहाँ से सैकड़ों परिवार जो कश्मीरी पंडितों के थे वो भाग गए थे, पलायन कर गए थे, और वो या तो जम्मू चले गए थे या दिल्ली आ गए थे। तो उनके मकान सब खाली हो गए थे, और उन्हीं मकानों में बीएसएफ वालों ने अपने कार्यालय बना लिए थे। तो एक पंथ दो काज हो रहा था, एक तो बीएसएफ का ऑफिस चल रहा था, और फिर उन मकानों की एक तरह से सुरक्षा भी हो रही थी कि उन पर आतंकवादियों का कब्ज़ा नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग एक गए, 3 मोहल्ले मेरे इसमें थे। एक कश्मीरी पंडित के पुराने मकान में बीएसएफ का ऑफिस चलता था, उसी में हमें ठहराया गया था। एक सरदार जी थे बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट, वो अपनी फैमिली सहित वहाँ रहते थे। तो उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, एक छोटा सा बच्चा था। अब तो मैं आपको ये कितना 27 साल पहले की कहानी सुना रहा हूँ, तो बच्चे भी बड़े हो गए, बड़ी-बड़ी, लेकिन उससे बहुत प्यारे-प्यारे बच्चे थे, तो उनके साथ मेरा बहुत मन लगता था। और उसके बाद वहीं हम लोग को कहा गया कि एक बार भी बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने नहीं निकलना है। तो वहाँ पर क्या होता है ना, श्रीनगर में बहुत पतली-पतली गलियाँ हैं, है ना? जैसे बनारस की गलियाँ है ना, एकदम पतली-पतली गलियाँ, श्रीनगर में बहुत पतली-पतली गलियाँ हैं। वहाँ ज़्यादातर मकान लकड़ी के मकान होते हैं, और एकदम सटे-सटे मकान होते हैं। और मान लीजिए आतंकवादी एक मकान में घुस गया ना, तो वो एक मकान की खिड़की से दूसरे मकान, फिर तीसरे मकान, ऐसे करके भाग सकता है। इतना सटा-सटा घर होता था। इतने सटे-सटे मकान, मतलब एक की खिड़की खुलेगी तो दूसरे की खिड़की में कूद जाएगा, फिर दूसरे तो ये सब खतरा वहाँ रहता था। तो हम लोगों ने पहली बार वहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहना, और वो जैकेट, अब तो देखिए आधुनिक जैकेट सब बहुत हल्के भी आ गए हैं। वो जैकेट फाइबर का था, जो आगे भी रहता है, पीछे भी लटका रहता है, और उसमें छेद रहता है, उसको मुँह में डाल के पहनना रहता है। उसका 11 केजी वेट होता था, 11 केजी, मतलब उसको पहन के आदमी निकलता था तो लगता था कि हाँ कुछ पहन के निकला है। तो एक जैकेट के अलावा और आप लोग को जैसे रिवॉल्वर रखना है या फिर क्या? AK-47 वहाँ रिवॉल्वर से काम नहीं चलता था, वहाँ AK-47 सबको AK-47 इश्यू किया गया था। AK-47 लेके मेरी बहुत सारी तस्वीरें भी हैं। वो एक्चुअली दरभंगा में जो मेरा मकान है बाबूजी का बनवाया हुआ, वहाँ पर एल्बम में वो सब तस्वीरें हैं, जिसमें पूरा AK-47 हाथ में लेकर और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर एकदम फिल्मी स्टाइल में जैसे कि फिल्म वाला एक्शन वाली फिल्मों में दिखाते हैं, मैं कश्मीर की गलियों में पेट्रोलिंग करता था। वही रैनावाड़ी, कलवल, और इसमें एक तीसरा जो मैंने मोहल्ला बताया उसमें। अच्छा, आप जब 96 का जब चुनाव करवा रहे थे सर, तो उसमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि दैट टाइम अगर बात करें उस वक्त की, तो वो वक्त था कि आतंकवादी सबसे ज़्यादा एक्टिव थे, तो क्या था? तो उसमें बहुत ज़्यादा आतंकवाद था, और उसके बाद कई साल से वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू था, और उसके बाद भारत सरकार ने वहाँ चुनावों की घोषणा की। तो पहला तो ये हुआ कि आतंकवादियों ने चुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया, और आतंकवादियों ने कहा कि जो लोग वोट देंगे उनका मतलब हम लोग हाथ काट देंगे। उस समय मतलब बैलेट पेपर पर चुनाव होता था, ये ईवीएम नहीं आया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं आया था, उसमें बैलेट पेपर पर मोहर मार के गिराना पड़ता था डब्बे में। तो आतंकवादियों ने कहा कि जिसके उंगलियों में हम लोग को स्याही दिखेगी ना, वोट देने वाली स्याही, उनके हाथ काट देंगे। तो बहुत दहशत का माहौल था, इसलिए ज़्यादातर लोगों ने चुनाव लड़ा भी नहीं था। मुझे अभी याद है कि वहाँ तक का जो बैलेट पेपर जो था उस बार का 96 में जो चुनाव हुए थे, वो समझिए कि एकदम छोटा सा गुलाबी रंग का मतलब पोस्ट कार्ड के साइज़ का बैलेट पेपर था। 2 ही 3 पार्टियां चुनाव में थी। एक मुझे लगता है कांग्रेस थी चुनाव मैदान में, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस थी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, और एक PDP थी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद सईद की, और हो सकता है 1-2 कोई हिम्मती इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया हो, लेकिन 3-4 से ज़्यादा प्रत्याशी नहीं थे। एकदम छोटा इसलिए बैलेट पेपर था, और चुनाव का बहुत ये था, और पूरी दुनिया की निगाहें थी उस पर लगी हुई, पूरा इंटरनेशनल मीडिया की, क्योंकि कई साल बाद कश्मीर घाटी में चुनाव हो रहे थे। और चुनाव के दिन भी हम लोग बहुत मतलब सुबह से शाम तक बहुत तनाव में थे, क्योंकि बार-बार आ रहा था कि कहीं बम धमाका हो सकता है। खैर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव गुजर गया, और एक अचीवमेंट रहा। और उस समय देखिए, बार-बार मैं याद दिलाता हूँ, 96 की बात है, उस समय कोई मोबाइल वाला ज़माना था ही नहीं, और मेरे माँ बाबूजी दोनों दरभंगा में रहते थे, और उन लोग को तो उन लोग से बात करने के लिए मैं बीच में फ़ोन का जो बूथ होता है ना, पब्लिक बूथ, अब तो बूथ भी नहीं दिखाई देते, पहले पब्लिक बूथ होता था, रुपया डालो ऐसे वाला, उस टाइप के भी बूथ थे और ऐसे भी।
तो उस बूथ में हम लोग जाके फ़ोन करते थे दरभंगा, और फिर माँ बाबूजी को बताते थे कि हम लोग ठीक से हैं, अभी श्रीनगर में ड्यूटी कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं करने का, ये सब होता था। और वहाँ की बहुत सारी यादें हैं। एक तो मैं श्रीनगर के बारे में बता दूं कि बहुत मतलब आप कह सकती हैं खूबसूरत शहर है। वहाँ चिनार के पेड़ बहुत होते हैं, और चिनार के पेड़ जो होते हैं बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, उसका पत्ता बहुत खूबसूरत डिज़ाइन का रहता है, लगेगा कि किसी ने मतलब कैंची से काट के वो डिज़ाइन बनाया है। और चिनार के पेड़ की खासियत होती है कि वो बस बहुत ठंडे जलवायु में ही वो होते हैं, इसलिए हिंदुस्तान में सिर्फ कश्मीर में चिनार के पेड़ होते हैं और किसी राज्य में नहीं। और दुनिया में कनाडा में इतने चिनार के पेड़ होते हैं कि कनाडा के राष्ट्रीय झंडा पर चिनार का पत्ता बना हुआ है। आप कनाडा का राष्ट्रीय झंडा देखिएगा ना, तो उसमें इंग्लिश में मैपल कहते हैं चिनार को, तो मैपल लीफ बना हुआ है कनाडा के राष्ट्रीय झंडा पर। तो वहाँ के चिनार के पत्ते बहुत होते हैं, और मैं तो कुछ पत्तों को लाया भी था अपने साथ यादगार के तौर पर, जो टूट टूट के गिर जाते थे। अब तो ज़माना हो गया, इधर उधर गुम हो गए होंगे, लेकिन चिनार के पत्ते। उसके बाद हम लोग वहाँ पर एक डल झील, बहुत बड़ी झील है कश्मीर में, श्रीनगर में बहुत खूबसूरत झील है, और उसमें पहले हाउस बोट सब होते थे। हाउस बोट मतलब हुआ कि बड़े बड़े मतलब नाव पर छोटे छोटे मकान बने रहते थे, पूरा उसमें बाथरूम, ड्राइंग रूम, ये सब। और कश्मीर में आतंकवाद के पहले कश्मीर में दुनिया भर के लोगों में बहुत पॉपुलर था, पर्यटकों में। उसको धरती का स्वर्ग कहते थे कश्मीर को। तो दुनिया भर के पर्यटक वहाँ आते थे, हाउस बोट में ठहरते थे, और पुराने ज़माने में बहुत सारी हिंदी फिल्में वहाँ बनती थी, बहुत सारे गानों का शूट भी हुआ। कश्मीर की कली में देखिएगा तो शर्मिला टैगोर, शम्मी कपूर सब बिल्कुल हाउस बोट में हैं, डल झील में। और उसका गाना है शम्मी कपूर का, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फ़ों का रंग सुनहला, वो मतलब शिकारा पर पिक्चराइज़ किया गया। तो ये सब तो अभी भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन अब वही आतंकवादियों की नज़र लग गई है, तो अब थोड़ा मतलब थोड़ी मनहूसियत आ गई है। और लेकिन हम उसमें BSF वालों का ये मोटर बोट पर पेट्रोलिंग होती है, तो मैं BSF वालों के साथ डल झील में काफ़ी मैंने पेट्रोलिंग किया था। उसके बाद मुझे बचपन से क्या मतलब हाई स्कूल डेज से डायरी लिखने की आदत है, तो मैं इसलिए अभी भी वो डायरी मेरी होंगी, पुरानी डायरी अलमारी में, जिसमें मैं डेली लिखता था कि आज कश्मीर में ये हुआ, आज वो हुआ। और आसपास के कश्मीरियों से मेरी दोस्ती भी हो गई थी। मैं चाहता हूँ कि जहाँ जाता हूँ वहाँ लोकल लोगों से दोस्ती करने की, तो मैं कश्मीरियों के घर जाता था। बहुत अच्छे कश्मीरी लोग होते हैं, आम कश्मीरी जो है बहुत साफ़ दिल के होते हैं और बहुत मिलनसार होते हैं। और वहाँ वो लोग मुझे जहाँ जाते थे वो लोग कहवा पिलाते थे। कहवा वहाँ का लोकल ड्रिंक होता है, उसमें काफ़ी केसर वेसर मिला के, मसाले मिलाकर बहुत अच्छा लगता है। कहवा पिलाते थे जी। सर एक सवाल है कि जैसे आप ड्यूटी पर थे वहाँ पर, तो ऐसा लगता था कि आज मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, शायद मैं वापस ना आऊँ? बिल्कुल लगता था ये। अब सोच के लगता है कि उसमें कितना खतरा था। मतलब हमेशा शहीद होने का खतरा 24 घंटे बना रहता था। मन में चलता था कि शायद मैं अब नहीं बन। किसी कोने में लगता था कि मतलब क्या हम लोग लौट पाएंगे, हाँ, या फिर ऐसा नहीं कि लौटेंगे लेकिन तिरंगा में लिपट कर लौटेंगे, शहीद होके लौटेंगे, ये रहता था। और अपने से ज़्यादा मतलब घर के लोगों की, माँ बाबूजी की, भाई बहन की, इन लोग को देख सोच के थोड़ा ये होता था कि यदि मेरे साथ कुछ हो गया और फिर यहाँ से एकदम तिरंगा में लपेट के लौटाया गया, तब उन लोगों पर क्या गुजरेगी कि मतलब लड़का गया था IPS की ट्रेनिंग में और इस तरह आया। तो इसलिए आप हम समझ सकते हैं कि वहाँ माँ बाबूजी भी दरभंगा में टेंशन में रहते ही होंगे, भले वो लोग ज़्यादा उजागर नहीं करते हों, लेकिन मन ही मन तो सबको लगता ही था कि कश्मीर में स्थिति बहुत ख़राब थी। रोज़ाना खबरें आती थी, वहाँ हमला हुआ, वहाँ हमला हुआ, और लोग को पता था कि हम लोग श्रीनगर में ड्यूटी कर रहे हैं, चुनावी ड्यूटी थी। लेकिन कश्मीर में मैंने लोगों से दोस्ती भी काफ़ी बनाई। वहाँ एक और बहुत अच्छा खाना मिलता है कश्मीर का, उसको वाज़वान कहते हैं। ख़ास के वहाँ की कश्मीरी शादियों में वाज़वान ज़रूर बनता है, उसमें कई तरह के डिश रहते हैं और सबको मिला कर उसको वाज़वान कहते हैं। जैसे एक डिश है उसको गोश्तावा कहते हैं, वो मीट बॉल होता है, मतलब गोश्त का बॉल जैसा, गेंद जैसा होता है, मेनली लैम्ब मीट का बनाया जाता है। और एक रोचक बात मैं बता दूं कि मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि कश्मीरी पंडित हैं तो वो लोग तो मीट वीट नहीं खाते होंगे, तो वो लोग, वहाँ की जलवायु ऐसी है कि वहाँ कश्मीरी पंडित भी बहुत दबा के मीट खाते हैं। और कश्मीरी पंडितों का एक बहुत फेमस डिश है, पॉपुलर डिश है, रोगन जोश कहते हैं। रोगन जोश भी भेड़ के मीट का बनता है, तो वो भी बहुत अच्छा बनता है। तो इस तरह हम लोग कश्मीर में, देखिए मैं कोशिश करता था कि थोड़ा रिलैक्स्ड होके करूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये जो समय है ये फिर नहीं आएगा, ये सब मेरे लिए यादगार बन रहा है।
और फिर वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत जगह, ऐसे तो पूरा कश्मीर ही श्रीनगर ही खूबसूरत है। श्रीनगर में 3 बहुत बड़े-बड़े आपको बाग हैं। एक का नाम है शालीमार बाग, एक का नाम है निशात बाग, एक का नाम है चश्मे शाही। और ये तीनों बाग जो है ये मुग़ल बादशाह जहांगीर ने बनाए थे, है ना। जहांगीर को बाग बगीचों का बहुत शौक़ था और ये तीनों बाग हैं श्रीनगर में। हम लोग तीनों बाग घूमने गए थे और चश्मे शाही में तो एकदम आपको नेचुरल वाटर निकलता है, पता नहीं कहाँ से आता है, पहाड़ के अंदर से या कैसे, उसका नाम ही इसलिए पड़ा है चश्मे शाही। एकदम साफ़ पानी निकलता, लगेगा कि ज़मीन के अंदर से पानी आ रहा हो। तो वहाँ बहुत अच्छा था। डाची गाँव भी वहाँ बहुत खूबसूरत जगह है। और वहाँ डल लेक में मैं कहूँ कि शिकारा बहुत चलता है। शिकारा नाव होती है लेकिन उस पर छत जैसी बनी रहती है। नाव के ऊपर छत वाली नाव को शिकारा कहते हैं। मैं जब कश्मीर से आ रहा था तो मैंने अखरोट की लकड़ी के कुछ शिकारा खरीदे थे, खिलौने के शिकारे, जो वहाँ ऐसे यादगार के तौर पर। तो ये सब था। और वहाँ ये मैं बता दूँ कि उस समय जेट एयरवेज़ जो है विमान सेवा, वो बीएसएफ वालों को 50% डिस्काउंट देता था, मतलब 50% किराए में छूट देता था। तो जब हम लोग ये ड्यूटी करके श्रीनगर से दिल्ली लौटे थे तो जेट एयरवेज़ से ही लौटे थे 50% डिस्काउंट में। और वो जो उड़ान थी ना, उसमें फ़ारूक अब्दुल्ला भी बैठे हुए थे, क्योंकि तब तक चुनाव के नतीजे आ गए थे और वो कश्मीर का मुख्यमंत्री बन गए थे। तो उस उड़ान में फ़ारूक अब्दुल्ला भी थे और उनके साथ उनके एक मिनिस्टर थे अजात शत्रु सिंह, जो महाराजा कर्ण सिंह के बेटे थे। तो इन सब के साथ में विमान से दिल्ली लौटा था। तो यही सब कहानियाँ हैं कश्मीर में 1996 में मेरी इलेक्शन ड्यूटी की। जी। देखिए, इलेक्शन ड्यूटी थी, हर किसी की अपनी यादें जो होती है जुड़ी होती है अपने कार्यकाल से, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। काफ़ी ज़्यादा उससे लगाव होता है और जब आप उसे याद करते हो तो लगता है कि शायद मुझसे ये नहीं हो पाता। जैसा कि हमने सर से भी जाना कि हर वक्त उनको लगता था कि हर रोज़ तो जा रहा हूँ, वापस कहीं तिरंगे में लौट के ना आ जाऊँ। तो ये डर जो आईएएस हो, आईपीएस हो या फिर जो हमारे देश के जवान हो वो तैनात रहते हैं, उनके साथ एक ऐसी याद जुड़ी होती है। आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसे ही और आगे इनके अनुभव क्या रही है उससे जुड़ी हुई कहानियों पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।